Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. तो हमने पार्ट 2 स्टार्ट करना है। 6 चैप्टर हमारा चल रहा था और उसका टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories। तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि कई बार क्या हो जाता है, घरों में आग लग जाती है, कई बार किसी की दुकान में आग लग जाती है या किसी फैक्ट्री में आग लग गई। आपने ये सुना होगा। If you have seen such an accident, write a short description in your notebook। अगर आपने ऐसा कोई एक्सीडेंट देखा है जिसमें आपने किसी दुकान में आग लगती हुई देखी हो, तो ऐसे जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको किसी नोटबुक में आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उसको लिखें। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। और अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी बताएं कि ये हुआ था, ऐसे आग लगी, फिर किसी ने आके बुझाई, जो हैं वहाँ पे क्या आया, वहाँ पे फायर सर्विस आई, तो ये आप वहाँ पे बता सकते हैं। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। अब यहाँ पे एक टास्क दिया जा रहा है कि आप जिस टाउन या सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे जो फायर सर्विस है उसका टेलीफोन नंबर आपके पास होना चाहिए। If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service। अब अगर कहीं पे आग लग जाए, आपके घर में आग लग जाए या आपके पड़ोस में आग लग जाए, माशा अल्लाह ऐसा ना हो, सुभान अल्लाह नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, खुदा करे ऐसा ना हो कि आपके घर में आग लगे। तो नेबरहुड में तो आप सोच सकते हैं कि आग लग जाए, है ना। तो तब आपने करना क्या है, तो बोलते हैं ना कि तीली डाल दी इसने माचिस की, आपने तो वो करना है पड़ोस वालों के साथ। लेकिन अगर आप अच्छे एक सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फायर सर्विस वालों को कॉल करना है। अगर आपको नंबर पता होगा तभी तो कॉल करेंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि मोबाइल उठाया और फायर सर्विस बोलेंगे तो फायर सर्विस आ जाएगा। आपके पास नंबर तो होना चाहिए ना, नंबर मांगता है साहब। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। तो ये इम्पोर्टेंट है, हम सभी को पता होना चाहिए फायर सर्विस वाले का टेलीफोन नंबर। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो 101 पे कॉल करें, वो फायर स्टेशन का ही नंबर है। वो आपके सिटी टाउन के अकॉर्डिंग आगे के आगे वो सेंड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन और वो आ जाती है गाड़ी। डज योर सिटी या टाउन हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपकी सिटी में है, तो अगर है तो यस करो, नहीं तो नहीं। व्हेन अ फायर ब्रिज अराइव्स व्हाट डज इट डू। जब भी ये फायर सर्विस वाले जब भी अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं, तो आप सभी को पता है ये पानी फेंकते हैं। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। बिल्कुल, ये फिगर भी आपको दिख रहा है, ये झंडू जी महाराज देखो पाइप पकड़नी इसको आती नहीं है, देखो पाइप कैसे पकड़ी हुई है। कोई ढंग की पिक्चर तो लगा देते, आलसी सा यहाँ पे खड़ा कर दिया जिसको पाइप पकड़ने नहीं आ रही। क्या बात करते हो, ठीक है। धुआं कहाँ से निकल रहा है, आग कहाँ लगी हुई है, पता ही नहीं है, बस पाइप पकड़ ली, टॉर्च के जैसे पाइप पकड़ी हुई है। और क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पानी फेंक रहा है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब वाटर को उसके ऊपर फेंकने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो कंबस्टिबल मटेरियल है, मतलब जो चीज़ जल रही है वहाँ पे, वाटर उसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। अब जो चीज़ जल रही है वो जलती क्यों है, हमने पीछे पढ़ा था, उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाता है। लेकिन अगर हम उसको ठंडा कर दें तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा।
तो वो जलना बंद कर देगा। ये रीजन होता है वाटर को डालने का। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, तो इससे क्या होगा, फायर आगे नहीं फैलेगी। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और बाकी जो वाटर की जो ड्रॉप है जब उसके ऊपर पड़ेगी तो ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट हो रहा है फायर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा बीच में, क्योंकि क्या आ गया, पानी की ड्रॉप आ चुकी है। क्लियर? सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, तो जो फायर है वो बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। हमने पीछे पढ़ लिया है कि 3 चीजें चाहिए होती हैं किसी भी चीज को फायर मतलब आग लगने के लिए। क्या क्या? एक तो हमने पढ़ा था, एक तो फ्यूल होता है, दूसरा ऑक्सीजन का कांटेक्ट, और तीसरा जो हम उसको हीट दे रहे हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचना चाहिए। 3 चीजें होती हैं ना आग लगने के लिए। फ्यूल मतलब जो चीज जलेगी, और जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, और साथ में उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच करना चाहिए। These are fuel, air to supply oxygen and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirement. अब अगर हमने आग बुझानी है तो इन तीनों में से या तो एक या दो, एक से ज्यादा अगर हम चीजों को हटा दें, रिमूव कर दें, तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or bring down the temperature of the fuel or both. अब जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या करता है, या तो वो ऑक्सीजन जो आ रही है उसकी सप्लाई को कट कर देता है, ठीक है, बीच में एक ब्लैंकेट बना के जैसे CO2 करती है, या क्या करेगा, वो टेम्परेचर को क्या कर देगा, नीचे कर देगा उसके इग्निशन टेम्परेचर से, या दोनों काम कर देता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या वो फ्यूल को वहां से रिमूव कर सकता है क्या? फ्यूल कैसे रिमूव होगा? जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो उस टाइम बिल्डिंग क्या है, फ्यूल है, तो बिल्डिंग को हम कहाँ हटा सकते हैं 2 सेकंड में? ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे कोई गेम चल रही है वहां से हटा के दूसरी जगह उसको लगा दिया। तो फ्यूल को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हम क्या करते हैं, या तो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे कर देते हैं उसको वाटर वगैरह से कूल करके, या ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो कट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और डिटेल से बताया गया है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। मोस्ट कॉमन क्या है, मेनली हम घर में जैसे फायर सर्विस नहीं आ रही तो हम मेनली क्या करते हैं, वाटर ही तो फेंकते हैं, घरों में तो वाटर ही है। बट वाटर वर्क्स ओनली when things like wood and paper are on fire। लेकिन पानी हमारा तब काम का है जब आग किसको लगी हुई है, या तो पेपर को आग लगी हुई है या किसी लकड़ी को आग लगी है। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू यूज द फायर। ठीक है, अगर हमारा जैसे हाउस है तो हाउस में भी क्या होती हैं, बहुत सारी तारें होती हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, वहां पे पानी को फेंकना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि वहां पे जो वाटर है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हुई है, हम पानी फेंक रहे हैं, तो वहां से करंट आपके पानी में से होता हुआ आपके पास आ जाएगा, पाइप आपने पकड़ी हुई है, तो आपका पहले राम नाम सत्य हो जाना है। तो ये थोड़ा सा क्या है, रिस्की है, हार्मफुल है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। अब वाटर को ऑयल और पेट्रोल पे अगर आग लगी हुई है तब भी फेंकना सुटेबल नहीं है। पूछो क्यों? इसका रीजन क्या है, क्योंकि वाटर जो है, वाटर हैवियर होता है ऑयल से। आपको पता है जब भी जैसे पानी में हमने सरसों का तेल डाला या मस्टर्ड ऑयल या घी को डाल दिया, तो आप देखेंगे कि जो तेल है ना वो ऊपर उस पानी के ऊपर एक लेयर सी बना लेता है। तो क्या रीजन है कि ऑयल पानी के ऊपर ही आता है? तो इसका रीजन ये है कि जो पानी है वो ऑयल से भारी होता है और ऑयल क्या होता है, वो हल्का होता है।
जिसकी वजह से अगर हम ऑयल के ऊपर आग लगी है और हम पानी डाल देंगे तो पानी तो हैवी होने की वजह से नीचे चला जाएगा और ऑयल ऑयल ऊपर आ जाएगा जिसको आग लगी हुई है। तो पानी फेंकने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि आग किसको लगी है, ऑयल को। ऑयल ऑयल कहाँ है, पानी के ऊपर, तो फायदा क्या हुआ, ठीक है ना। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। इसलिए पानी तो नीचे चला जाता है और ऑयल ऊपर ऊपर जलता रहता है। तो वाटर का सिर्फ किस में काम है, जब लकड़ी को आग लगी है और पेपर को आग लगी है। ना तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इसका यूज करना चाहिए बुझाने के लिए आग को, या ऑयल और अगर कोई पेट्रोल वगैरह है उनके ऊपर अगर आग लगी है तब भी नहीं इसका यूज करना। तो उनके लिए हम किसका यूज करना है वो भी तो देखें। तो फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। अब इनफ्लेमेबल मटेरियल हमने पीछे पढ़ा था कि जो जल्दी ही क्या कर लेते हैं, इग्निशन टेम्परेचर जिनका रीच कर जाता है, जल्दी आग पकड़ लेते हैं, या जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, इनके लिए जो सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन। अब जो CO2 है वो हैवी है ऑक्सीजन से। कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, और ये फायर को कैसे कवर कर लेता है, जैसे कि ब्लैंकेट हो। सीधी सी बात है, अगर CO2 ऑक्सीजन से भारी है तो CO2 किसके ऊपर लेयर बना लेगी, जहां पे आग लगी हुई है। तो CO2 तो नीचे रहेगी और ऑक्सीजन हल्की है तो ऊपर रहेगी। तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट किसके साथ टूट गया, आग के साथ। तो हमने क्या कर दिया, उस चीज को रिमूव कर दिया, तो आग बुझ जाएगी। हुआ क्लियर। व्हेन उसके बाद क्या है, सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डजंट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और दूसरा इसका ऐसे भी है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगी है, आपने जैसे पानी भी डाल दिया, मान लो आपने पानी डाल दिया, लेकिन पानी डालने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो खराब हो जाएगा। बुझा के करोगे क्या, उस पानी चला जाएगा ना उसके अंदर, तो वो खराब हो जाना है। लेकिन अगर आप CO2 का यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो खराब भी नहीं होगा। ये भी इसका अच्छा एडवांटेज है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम सप्लाई कैसे पा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। ये सिलेंडरों में भरा जाता है CO2 को हाई प्रेशर के ऊपर। आपने रेड रेड कलर के देखे होंगे फैक्ट्रीज में लगे हुए, किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे सिलेंडर टांगे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, CO2 को भरा जाता है लिक्विड फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करके। इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। तो आप क्या इसमें आंसर देंगे, लिक्विड की फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। When released from the cylinder, CO2 expand enormously in volume and cools down. अब जब इस सिलेंडर में से जब CO2 बाहर निकलती है, मतलब जब हम उसको पिस्टन को दबाएंगे तो जब CO2 बाहर आएगी ना, तो एकदम से उसको ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा बाहर आने से। तो एयर जब भी ज़्यादा वॉल्यूम में आ जाती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब वो ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होने से क्या होगा, जब वो किसी फायर के ऊपर पड़ेगी तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है उस फ्यूल का, वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। मतलब इग्निशन टेम्परेचर जितना उसको चाहिए था उससे नीचे उसका टेम्परेचर हो जाएगा ठंडी CO2 की वजह से, जिसकी वजह से जो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। दैट इज वाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए ये क्या है, एक्सीलेंट है। तो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, टेम्परेचर को लो कर देता है, दोनों ही काम है इसके। अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब इसने ये बोला है कि अगर आपके घर में CO2 सिलेंडर नहीं है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर है वो आपके घर में अवेलेबल नहीं है, तो बेकिंग सोडा तो हो गई। तो आप क्या करें, बेकिंग सोडा को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वहां पे भी क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। पाउडर को आप यूज कर सकते हैं। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। तो ये हमारा था फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूरी डिटेल।
तो आग को हमने बुझाना सीख लिया, कैसे बुझाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन के क्या क्या टाइप हैं, जलना, कैसे कैसे चीज जलती है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। तो आप किचन में जाइए, वहां पे जो गैस स्टोव पड़ा हुआ है उसके पास आप जलती हुई माचिस मैच स्टिक लेके जाएं या गैस लाइटर लेके जाएं। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, उसकी जो नॉब है उसको ऑन कर दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। अब आपको पता है गैस तो सभी ने चलाया होगा ना, जब भी हम नॉब को ऑन करके लाइटर को पास में लेके जाते हैं तो वहां पे एकदम से क्या होता है, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, उसमें हीट भी होती है, साथ में लाइट भी है। ऐसे जो कंबशन है इसको बोला जाता है रैपिड कंबशन, क्योंकि वो जल्दी से आग पकड़ लेता है एलपीजी। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, एक फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है जिसको अगर हम एयर में ऐसे खुला छोड़ दें तो वहां पे क्या हो जाती है, आग लग जाती है, मतलब वो फायर को कैच कर लेता है रूम टेम्परेचर पे। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉस्फोरस को क्या किया, बाहर रखा एयर में, ठीक है, तो वहां पे आग पकड़ ली उसने। तो ऐसा जो कंबशन होता है जिसमें कोई कारण नहीं है आग को लगाने का, मतलब अपने आप वो क्या होता है, जल उठता है। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बस्ट into flames without the application of any apparent cause। मतलब इसका कोई कारण नहीं है कि हमने ये कर दिया इसकी वजह से आग लगी, नो, सिर्फ हमने उसको बाहर छोड़ा था, बाहर रखा था और उसने आग पकड़ ली। तो इस प्रकार के जो कंबशन है इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। 2 टाइप हो गए हमारे। नेक्स्ट आपको स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में बताया हुआ है कि जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है ऑफ कोल डस्ट has resulted in many disaster fire in coal mine। आपको पता है जो कोयला है वो खानों से निकलता है, माइन से निकलता है कोयला। कई बार क्या होता है, जो कोल की जो डस्ट होती है वो भी खुद ब खुद क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से कोल माइंस में काफ़ी विनाशकारी आग लग जाती है। कई बार काफ़ी नुकसान हो जाता है, ह्यूमन लाइफ का भी क्या हो जाता है, उसकी जो लाइफ है वो डेंजर जोन में चली जाती है। Spontaneous forest fire are sometimes due to the heat of the sun। अगर हम देखें फॉरेस्ट फायर की तो वो भी एक प्रकार का क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि हमने फॉरेस्ट में जाके खुद ने आग लगाई, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो सन की हीट की वजह से हो रहा है। या कई बार क्या होता है, बिजली जो है, लाइटनिंग जो है वो स्ट्राइक करती है तो उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन मोस्ट जो फॉरेस्ट फायर है वो ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ज़्यादातर जो है ये बोल रही हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी केयरलेसनेस की वजह से ज़्यादा आग लगती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बच्चे हैं वो अपने कैंपेन वहाँ पे करने जाते हैं, कैंप लगा लेती हैं। अब कैंप लगाएंगे, वहाँ पे रात को ठहरेंगे तो साथ में आग लगा कर बैठ जाते हैं। फिर जब वो कैंप छोड़ते हैं तो उस आग को अच्छे से बुझाते नहीं है, वहाँ से सीधी गाड़ी पकड़ के चले जाते हैं जहाँ पे भी आगे उन्होंने जाना होता है। तो वो रीज़न होता है कि वहाँ से वो आग बढ़ती जाती है और फॉरेस्ट में आग लग जाती है। तो यही बोला गया इसने कि अगर हम कैंपेन कर रहे हैं, पिकनिक पे गए हुए हैं या कोई विजिट पे गए हुए हैं, तो फॉरेस्ट में अगर हमने आग लगाई है तो उसको कंप्लीटली क्या करना है, हमने एक्सटिंग्विश्ड बुझाना है अच्छे से, फिर जाके उसको लीव करना है फॉरेस्ट को, ठीक है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। अब हमें पता है कि हम फेस्टिवल डेज पे क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे चलाते हैं, क्रैकर्स। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। देखो हमारा जो क्रैकर होता है, थोड़ी सी उसके पास तीली लेके जो वो क्या कर लेता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है। मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है। तो उसमें क्या क्या होता है आपको पता है, उसमें हीट निकलती है, एक तो एक लाइट निकलती है, साथ में साउंड भी देता है। पटाखा है तो साउंड तो आएगा ना, साउंड के बिना पटाखा चलाने का मतलब क्या हुआ। तो ये 3 चीजें निकलती हैं। तो ऐसी जो चीज है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा बनती है, रिएक्शन इसमें अच्छे से हो जाती है, इसमें धुआं भी आपने देखा हो कितना निकलता है। तो
ऐसी जो रिएक्शन, ऐसा जो कंबशन है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन, इसको विस्फोट बोला जाता है, जिसमें हीट भी है, धुआं भी काफी निकल रहा है, लाइट भी है, साउंड भी है। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। अगर क्रैकर के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर देंगे तब भी क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो आपने देखा होगा बॉम्ब वगैरह प्रेशर लगाने से क्या होते हैं, फूट जाते हैं, देखे ना। तो ये चीज़ है। तो ये 3 टाइप के कंबशन थे, एक तो रैपिड कंबशन वो गैस वाला, एक हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन फॉस्फोरस वाला या फॉरेस्ट फायर, और तीसरा हमारा एक्सप्लोजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। आप क्या करें, वो इसी किचन में चले जाएं, गैस के पास जो एलपीजी फ्लेम है उसको देखें कैसा है। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? बिल्कुल ब्लू कलर की फ्लेम आती है, आपको ऊपर फिगर भी दिख रहा है। आपके पास एक किचन स्टोव पड़ा हुआ है, उसमें देखो ब्लू कलर का दिख रहा है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल की फ्लेम येलो से कलर की दिखती है, आपको ये भी फिगर दिख रहा है ऊपर। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। हमने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की थी, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था। तो उसमें क्या होता है, व्हाइट लाइट निकलती है, तो उसकी भी फ्लेम हमें पता लगी कैसा चीज होती है वहां पे। If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. अब 6.2 में आपको एक टेबल दे रखा है कि इस वाली जो आइटम्स हैं इनको आप जला के देख लें, अगर नहीं जलाया, और इस टेबल को फिल करना है हमने कि कौन फ्लेम देता है और कौन फ्लेम के बिना जलता है। तो अगर हम कैंडल की बात करें तो फॉर्म्स फ्लेम आएगा, बिल्कुल। मैग्नीशियम की बात करें तो इसकी भी फ्लेम बनती है। कैम्फर होता है कपूर, इसको जलाने से भी फ्लेम बनती है। कैरोसिन स्टोव में भी फ्लेम बनेगी। लेकिन अगर हम चारकोल की बात करें तो चारकोल जो है इसकी फ्लेम नहीं बनती, तो डजंट फॉर्म फ्लेम। इसमें सिर्फ डजंट फॉर्म फ्लेम आएगा, बाकी सभी में फॉर्म फ्लेम आ जाएगा और हमारा टेबल हो जाएगा कंप्लीट। साथ में आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैंप। देखो कैरोसिन जो लैंप है उसकी फ्लेम दिखाई हुई है, आपको कैंडल की फ्लेम दिख रही है। साथ में हमारे लैब में जो बंसन बर्नर होता है जिसको एलपीजी से अटैच किया होता है उसकी फ्लेम दिख रही है ब्लू कलर की। तो ये तीनों फ्लेम आपको दिखाई हुई हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स और फ्लेम और नॉट। ये बताया हुआ है कि टेबल आपको जो फिल करना था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, कि फ्लेम की स्ट्रक्चर कैसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से हमने पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिविटी करनी है हमने 6.5। तो लाइट अ कैंडल। सबसे पहले हमने कैंडल को जला लेना है। होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। हमने क्या करना है, लैब में टोंग्स होता है ना पकड़ने के लिए, उससे उसको पकड़ना है। एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। अब इसको हमने, जो उसका डार्क जोन है कैंडल का, जो हिल नहीं रहा बिल्कुल भी, नॉन फ्लिकरिंग कैंडल है, फ्लेम जो है जो हिल नहीं रही, वहीं पे उसको लेके जाना है। ब्रिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। और दूसरे एंड के ऊपर हमने जलती हुई माचिस लेके जानी है। डू यू सी अ फ्लेम? क्या यहाँ पे भी आपको कोई फ्लेम देखने को मिली? इफ सो व्हाट इज दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम? इसमें ऐसा क्या है ग्लास ट्यूब में जिसकी वजह से फ्लेम बन रही है? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली। नोटिस करो जो कैंडल हमारी जल रही है वहां पे जो वैक्स है वो उस विक के सहारे से ऊपर की तरफ आ रही है और तभी वो मेल्ट कर रही है क्विकली। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि जो सब्सटेंस वेपराइज होता है, जो मेल्ट होता है, वही क्या देता है, फ्लेम देता है। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग के दौरान जो सब्सटेंस वेपराइज होगा वही फ्लेम देगा। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक। जो बत्ती होती है उसके सहारे से ऊपर चढ़ते हैं,
एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, और वो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो जलते हैं, और उसी की वजह से क्या बनती है, फ्लेम बनती है। चारकोल जो है ऑन द अदर हैंड डजंट वेपराइज, वो वेपराइज नहीं होता, उसमें कौन सी बत्ती लगी होती है, कौन सी विक है उसमें, एंड सो डजंट प्रोड्यूस अ फ्लेम, इसलिए वहां पे आपको फ्लेम देखने को नहीं मिलती। अब ग्लास रोड में भी क्या है, जो इसकी वैक्स है वो बाहर आ रही है ग्लास ट्यूब से, और उसकी वजह से वो वेपराइज हो रही है जलती हुई, और फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि फ्लेम तब बनेगी जब कोई सब्सटेंस राइज करता है ऊपर की तरफ और वो वेपराइज हो जाता है, और जब वेपराइज होगा तो उसकी फ्लेम बनेगी। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate into the luminous zone of the flame. अब जब हमारी जो कैंडल है वो बिल्कुल स्टेडी है, रुकी हुई है, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक ग्लास प्लेट लेके जानी है, उसकी जो ल्यूमिनस जोन है, मतलब जहां से वो चमक रहा है। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग, उसको भी वहां पे पकड़ के रखें ग्लास प्लेट को अबाउट 10 सेकेंड, देन रिमूव इट, उसके बाद उसको हटा दें। What do you observe? आप क्या देखेंगे, a circular blackish ring is formed on the glass plate. फिगर देखो 6.11, ग्लास प्लेट के ऊपर यहाँ पे देखो ब्लैक सा कलर आ चुका है। ये ब्लैक कलर किसका है? It indicates the deposition of unburnt carbon particle present in the luminous zone of the flame. इससे ये समझ में आता है कि जो कैंडल का ल्यूमिनस जोन है वहां पे कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं जो डिपॉजिट किसके ऊपर हो गए, ग्लास प्लेट के ऊपर। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। अब दूसरी बात क्या करना है, एक कॉपर वायर लेके आनी है, टोंग से पकड़ लेना है और उसको उस फ्लेम के पास लेके जाना है 30 सेकेंड तक। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। आप नोटिस क्या करेंगे कि जो बाहर वाली जो तार है, आउटसाइड जो पोर्शन है उसका, वो पूरा रेड हो चुका है। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन, मतलब इसको कहां पे लेके गए आप, ल्यूमिनस वाले में नहीं लेके गए, जो नॉन ल्यूमिनस है थोड़ा काला सा होता है ऊपर ऊपर से, वहां पे जब आप लेके गए तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कॉपर वायर पूरी रेड हो चुकी है, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई है, इससे ये देखने को मिलेगा। In fact, this part of the flame is the hottest part. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है ऊपर ऊपर वाला फ्लेम का, जो थोड़ा सा डार्क जोन है, जो नॉन ल्यूमिनेंस है, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा हॉट होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो आपको आगे पिक्चर में दिख रहा है, एक फ्लेम दिखाई हुई है कैंडल। यहाँ पे इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है हॉटेस्ट पार्ट, जो सबसे ऊपर ऊपर होता है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो बिल्कुल आखिरी में क्या होता है, आउटर लेयर होती है ब्लू कलर की, वो होता है हॉटेस्ट। उसके बीच में आ जाता है मॉडरेटली हॉट, जो मिडल जोन है, जो येलो से कलर का होगा, और सबसे कम जो हॉट होता है इनरमोस्ट जोन होता है, जो जहां पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स आपको देखने को मिलेंगी, ब्लैक सा कलर होगा, मतलब जहां पे विक है ना, विक के आसपास थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर सा दिखेगा, वो तो है लीस्ट हॉट। उसके बीच में मिडल आ जाता है जोन येलो से कलर का, वहां पे मॉडरेटली हॉट होगा, मतलब बीच का ना तो ज्यादा ठंडा ना गर्म जैसे बोलते हैं, और आउटर जोन उसका कंप्लीटली क्या होगा, हॉटेस्ट होगा। गोल्डस्मिथ blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for a melting gold and silver। अब जो गोल्डस्मिथ है वो अपनी जो मेटल की फूंकनी है उसका यूज करता है, और फ्लेम को किसके ऊपर डालता है, आउटरमोस्ट जोन वाली फ्लेम जो है उसको गोल्ड और सिल्वर के ऊपर डालकर उसको मेल्ट करता है। और पूछा है क्वेश्चन कि वो आउटरमोस्ट जोन का ही यूज क्यों करता है, तो सिंपल सी बात है, आउटरमोस्ट जोन जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, गर्म होता है, हॉट होता है, तो उसी आउटरमोस्ट जोन को वो फूंकनी से किसके ऊपर डालता है, गोल्ड के ऊपर, ताकि वो मेल्ट हो जाए और उसको वो किसी न किसी शेप में डाल सके। तो ये सारा था टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। 3 आपको पोर्शन याद रखने हैं,
हॉटेस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है, ये पता होना चाहिए, कलर पता होने चाहिए, सबसे ऊपर वाला ब्लू, बीच वाला येलो, नीचे वाला ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज अ फ्यूल। अब फ्यूल क्या चीज है? रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक, घरेलू एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। सही बात है कि जब भी हमने हीट प्रोड्यूस करवानी होती है घर में या इंडस्ट्री वगैरह में, तो हमारा जो मेनली हम क्या यूज करते हैं, या तो लकड़ी को यूज कर लेंगे, या चारकोल को, या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनको यूज कर लेंगे। बस ये जो सब्सटेंस हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्यूल बोला जाता है। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडियली अवेलेबल, इट इज चीप, इट बर्न्स इजली इन एयर एट मॉडरेट रेट। अब हम गुड फ्यूल किसको बोलेंगे? जो अच्छे से इजीली अवेलेबल हो जाए, सस्ता हो और इजीली वो क्या कर ले, कैच कर ले फायर को, और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करवाए, हीट प्रोड्यूस करवाए। इट डजंट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और पीछे से ऐसी कोई राख वगैरह, धुआं वगैरह भी ज्यादा ना निकाले, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल बोलेंगे। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, लेकिन ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिनमें से ये सारी खासियत हों, तो हम किसी को भी आइडियल फ्यूल नहीं बोल सकते। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज, लेकिन हम ऐसे फ्यूल को आइडियल फ्यूल जरूर बोल सकते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या हो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए जैसी आपको चाहिए थी। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, फ्यूल्स जो हैं वो अलग अलग कॉस्ट के होते हैं, आपको पता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, कैरोसिन अलग होगा, लकड़ी सस्ते में मिल जाएगी आपको। ठीक है, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, कुछ सस्ते हैं दूसरों से। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फेमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल। आपको फ्यूल्स छांटने हैं, उनको सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड कौन से उनमें से, गैस के कौन से हैं उनको अलग अलग कर लो। टेबल आपको नीचे मिल चुका है। देखो कोल आपका क्या है, सॉलिड फ्यूल है। बाकी जो काऊ डंग होता है आपको पता है वो भी सॉलिड फ्यूल में आ जाएगा। तीसरा इसमें आप चारकोल लिख सकते हैं, वो भी क्या है, सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल ने उसने एक तो दे रखा है कैरोसिन ऑयल, बाकी आप पेट्रोल डीजल लिख सकते हैं। गैसेस फ्यूल में नेचुरल गैस तो लिख रखा है, आप एलपीजी लिख सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, साथ में सीएनजी लिख सकते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ये आपका टेबल हो जाएगा फिल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है फ्यूल एफिशिएंसी? सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? अब देखो, अगर आपने किसी पानी को गर्म करना है तो काउ डंग, कोल और एलपीजी आपके पास जैसे फ्यूल हैं, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? तो आप बोलेंगे सर एलपीजी को। क्यों, क्या रीजन है एलपीजी को यूज करने का? इसका रीजन ये है कि एलपीजी आपको क्या देगा, ज्यादा हीट देगा, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, हमारा पानी गर्म हो जाएगा। किसकी बजाय? काउ डंग और कोल की बजाय। इसका रीजन ये है, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तीनों जो फ्यूल्स हैं वो अलग अलग अमाउंट में आपको क्या दे रहे हैं, हीट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटी में आपको हीट सप्लाई दे रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। समझो, हमारे पास जैसे 1 kg काउडंग है, 1 kg हमारे पास कोल है, 1 kg हमारे पास वुड है, 1 kg हमारे पास एलपीजी है। तो उस 1 kg के जलने से कितनी एनर्जी निकल रही है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसी को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 kg जितनी ज्यादा हीट देगा वो फ्यूल हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। सिंपल सी बात है। तो देखो, आपको आगे टेबल में कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है डिफरेंट, ठीक है, फ्यूल्स की। काउडंग जो है केक, वो हमें 1 kg में कितना देता है, 6000 से 8000। फिर वुड है, उसके बाद कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन। तो आपको सारों का दे रखा है आपको,
कि 1 केजी से कितने किलो जूल ये आपको एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। तो देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, एलपीजी की, 55,000। 1 केजी से 55,000 किलो जूल आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, एलपीजी को। किसी भी चीज को बॉयल करने में या कुछ भी पकाने में हम एलपीजी का यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आपको हीट दे रहा है, जल्दी खाना बन जाएगा। लेकिन अगर आप चूल्हे पे रखा हुआ है, उसको लकड़ी जलाई हुई है, तो कितना टाइम लगता है। तो ये रीजन होता है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी, और इसका यूनिट आपको याद रखना है केजे, किलो जूल पर केजी। ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, लेकिन जो फ्यूल जलता है तो उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी निकलते हैं। अब हम उसको देखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में भी हमने कुछ सोचना होता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। ठीक है, ये जो 3 फ्यूल हैं इसमें से क्या होता है, कार्बन निकलता है अनबर्न्ड। These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma। अब ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है ये एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जब चलता है, काम करता है, तो इनहेल करेंगे तो हमारे अंदर कार्बन पार्टिकल्स चला जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है, जैसे कि अस्थमा हो सकता है। तो डेंजर है ना। ठीक है। अब दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर हमने कंबशन, जो जल रही है चीज, वो अच्छे से कंप्लीट नहीं जल चुका, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मतलब बाद में क्या है, एक प्रकार का धुआं सा निकल रहा है, इट इज वेरी पॉइजनस गैस। तब क्या होता है, एक धुआं से जो निकल रहा होता है, तो मतलब वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन चुकी है। क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो जाए तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ मतलब CO बना है, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, पॉइजनस गैस निकलती है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, इसलिए ये डेंजरस है अगर हम कोयले को एक क्लोज रूम में बर्न करवा रहे हैं। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। तो उस रूम में क्या होगा, जो सो रहा होगा आदमी, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उसका दम घुट जाएगा, पॉइजनस गैस है और वो मर जाएगा। क्योंकि क्लोज्ड रूम में उसको क्या नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसको, कमरा बंद है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो CO2 नहीं बनेगी। अब CO2 नहीं बनी, O2 नहीं बना, सिर्फ सिंगल O बचा है जो C से कंबाइन हो गया, मतलब CO बन चुका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पॉइजनस गैस है तो किल मार देगा उसको। ठीक है। ऑल्सो दैट इज वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन द रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। बिल्कुल इसलिए बोला जाता है कि आपको नहीं सोना चाहिए किसी भी रूम में जलती हुई मोमबत्ती को लेकर, जलते हुए दिए को लेकर, और किसी भी कोयले को जो अच्छे से जला हुआ नहीं है, स्मोल्डरिंग है, बुझा बुझा सा क्या है, कोयला है, तो उस रूम में हमें स्लीप नहीं करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा झेल लेना, क्योंकि थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूं आज। तीसरा, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल जो है वो वार्म हो रहा है, मतलब गर्म हो रहा है। गर्म कैसे होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का बढ़ना क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो मेल्ट हो जाएंगी, जिससे सी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे फ्लड आ सकता है कोस्टल एरिया में। लो लाइन कोस्टल एरिया क्या हो जाता है, परमानेंटली सबमर्ज हो सकता है वाटर में, मतलब वाटर में डूब सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो जो बर्फ वगैरह वो पिघल जाएगी, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा और फ्लड बाढ़ आ जाएगी, जिसकी वजह से उनको नुकसान। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, ये काफी नुकसान हो रहे हैं। लास्ट हमारा फोर्थ है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये पेट्रोल डीजल जब भी जलते हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो इसमें से जो धुआं निकल रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही है साथ में। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग
दम घुटने वाली गैस है, कोरोसिव गैस है ये। मोरओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकला हुआ है, अब वो एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। जब भी रेन होगी तो रेन की वाटर के साथ ये क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और एसिड बन जाता है। मतलब रेन वाटर में क्या है, H2O है, और इधर क्या है हमारे पास SO2 और NO2। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। और ये जो एसिड होती है, जो फिर ये रेन होगी तो एसिड रेन होगी, इसको कहेंगे। और ये डेंजरस होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए। सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, बिल्डिंग्स का पेंट वगैरह वो रिमूव होने लग जाता है, जैसे ताजमहल के साथ हो रहा है। क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, हमने क्लास 7 में पढ़ा था डिटेल से। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। इसलिए आजकल क्या करते हैं, CNG का यूज ज्यादा करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, क्योंकि CNG जो है वो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा में थोड़ा सा हमारा इधर रह गया था, लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं फिर हमारा कंप्लीट है। फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। क्योंकि बहुत सालों से क्या हो रहा था, जो लकड़ी है उसी को यूज किया जाता था घरेलू और इंडस्ट्री में फ्यूल के लिए। बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG। आजकल LPG का यूज करते हैं। In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because it is easy availability and low cost। अब देखो ज्यादातर गांव में आजकल भी क्या होता है, लकड़ी का ही यूज करते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि एक तो ये सस्ता है, इजिली अवेलेबल हो जाता है, खेतों में से ले आओ लकड़ियों को, है ना, सस्ता भी है, अवेलेबल भी हो जाता है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन जब लकड़ी को जलाते हैं तो ज्यादा धुआं निकलता है, जो क्या है, हार्मफुल है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इससे क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस व्हिच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। और साथ में क्या होता है, अगर लकड़ी हमें चाहिए तो लकड़ियों को काटेंगे, तो पेड़ों को काट रही हैं, तो जो पेड़ों से जो चीज मिल रही थी, औषधि मिल रही थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिल रहे थे, वो भी क्या लॉस्ट हो गए ना। जब आपने पेड़ को काट ही दिया तो लगेगा क्या, उसके ठुल्लू लगेगा उसके ऊपर। Moreover, cutting of trees leads to deforestation which is quite harmful to the environment। और साथ में पेड़ कट रहे हैं तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पानी रुकेगा नहीं, मिट्टी एक जगह नहीं ठहरेगी। 7th में हमने डिटेल सब कुछ पढ़ा हुआ है। सॉयल इरोजन हो सकता है, फ्लड आ सकता है, तो काफी लैंडस्लाइड हो सकता है, ये काफी चीजें हो जाती हैं छोटी सी चीज से। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी डिटेल से मैंने इस चैप्टर को करवाया है, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर करवाए हैं। ओके बाय, थैंक यू।